ये लड़ाई अहम और वहम की हो गई है क्या? सत्ता पक्ष सत्ता के अहम में है क्या? बुला लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए। एक आसान से तरीके से शिष्टाचार वाली बैठक से क्या ये पूरा राड़ा निपटाया नहीं जा सकता था? राजीव जेटली। संदीप जी, आप इतनी सुंदर व्याख्यान करते हैं अपने, जब चर्चा शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं, उससे पहले आप बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे उत्तर भी दे चुके होते हैं। मुझे लगता है उन सभी प्रश्नों और उत्तरों के अंदर अगर हम चले जाएं तो आम जनता जो आपको देखती है वो बहुत आसानी से समझ जाती है कि लड़ाई कहां पर है, किन वजहों से है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां केवल हमारा विरोध नहीं कर रही थी। आप ये देखिए, 2014 से उन सभी संस्थाओं का विरोध करती हुई आ रही हैं जिन संस्थाओं को ये देश का, ये लोकतंत्र का एक प्रमुख हिस्सा मानती थी। ये लोकतंत्र को प्रमुख हिस्सा मानती थी, ये सुप्रीम कोर्ट को मानती थी, ये हमारी एजेंसियों को मानती थी, ईडी को मानती थी, इनकम टैक्स को मानती थी, चुनाव आयोग को मानती थी। अब मुझे ये बताइए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां थी? 2014 के बाद से लड़ाई शुरू हो गई थी। कोई भी एजेंसी, कोई भी कार्य करती थी, चुनाव आयोग करता था, हर बात के ऊपर उंगली उठाई जाती थी, और जब उनको चुनौती दी जाती थी कि आप जिन बातों पर उंगली उठा रहे हैं, आइए आके चर्चा करिए, हम उसका समाधान देने को तैयार हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो रखिए, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दिए गए और बिना मतलब के उल जलूल इल्जाम देश के प्रधानमंत्री पर इन्होंने लगाए, और इल्जाम लगाने के बाद माफी भी खुद ही मांगी। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई केवल एक तरफा है, ये विपक्ष की तरफ से लड़ाई। और आपने बड़ा बेहतर और सुंदर तरीके से बताया कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा थे, नीतीश कुमार जी जानते थे, नीतीश कुमार जी भागीदार रहे थे पार्लियामेंट जो हमारी नहीं बन रही है उसके बीच में। लेकिन नीतीश कुमार जी आज अपनी भाषा से पलट गए क्योंकि वो विपक्ष का हिस्सा बन गए। अभी उसी पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार जी अपनी भागीदारी नहीं देना चाहते। तो आप ये सोचिए, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये विपक्ष की लड़ाई है इस देश की एजेंसियों के साथ, ये विपक्ष की लड़ाई है इस देश की जनता के साथ। है या राजीव, ये अपने आप में एक प्रतिक्रिया भी है कि संस्थाओं को आपने पिट्ठू बना दिया है, सरकारीकरण स्ट्रोक भगवाकरण कर दिया है, अपनी कठपुतली बना लिया है, सत्ता के लिए इस्तेमाल हो रही है, देश के भले के लिए नहीं हो रही। तो ये लड़ाई नहीं, ये प्रतिक्रिया हो रही है क्या? नहीं, एक बात बताइए, इस देश से की जनता लोकतंत्र की नींव रखती है। इस देश की जनता अगर ना हो तो ये पार्लियामेंट किस काम का, ये विधानसभाएं किस काम की? लेकिन इस देश की जनता ने निर्धारित किया कि इस पार्लियामेंट के अंदर किस किस को जाना है, और जिन जिन को जाना है उन्हें वो चुन करके भेजती है। किसे हमें अपना प्रधानमंत्री चाहिए बुलाना है उसको भी वो निर्धारित करती है। जनता द्वारा नियुक्त किए गए या चुने गए प्रधानमंत्री अगर उस लोकतंत्र, उस मंदिर की नींव रखने वाले थे या नींव रखी थी और उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? और ये पहली बार तो हो नहीं रहा। मैं कल भी किसी चर्चा में था, उन्होंने कहा जी लोकतंत्र, पार्लियामेंट तो लोकतंत्र का मंदिर होता है। तो मैंने उनसे पूछा, कांग्रेस प्रवक्ता से, कि अगर ये पार्लियामेंट का मंदिर होता है और आप कह रहे हैं पार्लियामेंट के मंदिर को प्रधानमंत्री इनॉग्रेट नहीं कर सकते, तो जो विधानसभा की मस्जिद है उसे सोनिया गांधी कैसे इनॉग्रेट कर सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर? उसको सोनिया गांधी कैसे इनॉग्रेट कर सकते हैं? कौन से संवैधानिक पद पर? अगर मस्जिद होगी तभी इनॉग्रेट कर सकते हैं ना, मंदिर को तो इनॉग्रेशन करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। एक अधिकार यूएसपी आपकी है। नहीं, हमारी कोई यूएसपी नहीं संदीप जी। आप ये सोचिए, एक गैर संवैधानिक पद पर बैठकर एक विधानसभा के सदन का इनॉग्रेशन करें और एक कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का, कांग्रेस से सीख रहे हैं। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों के चलते एक बार 52, एक बार 44 सीटें इसी जनता ने दी थी। गत यह हो गई थी कि नेता प्रतिपक्ष पिछले 9 सालों से कांग्रेस का नहीं है, कोई बाकायदा जिसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं वो संसद के लोकसभा में नहीं है, तो उनसे सीख ले रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है किसने इनॉग्रेशन किया था, प्रश्न ये है कि संवैधानिक तौर पर क्या वो उस इनॉग्रेशन को कर सकती थी, और कर सकती थी तो बताइए। आज देश के प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन वही तो उन्होंने किया, तो हम भी करेंगे। आप तो बदलने आए थे देश को। ये तो इस देश की जनता जिसे चाहती है वो उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। अच्छा,